नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने वीर सैनिकों के साथ किया संवाद। ऑपरेशन सिंदूर को बताया अभूतपूर्व सफलता। सैनिकों से की चर्चा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। केदारनाथ धाम परिवार के साथ की विधिवत पूजा अर्चना। देश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। अंकिता भंडारी मर्डर। भाजपा नेता के बेटे समेत 3 को उम्र कैद। 2 साल 8 महीने बाद जिला कोर्ट का फैसला। हत्या कर लाश नहर में फेंकी थी। काशीपुर के शटरिंग गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा कारण। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और रुड़की में भोजन माताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर सैनिकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम किया। गढ़ी कैंट देहरादून में संवाद करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अभूतपूर्व सफलता बताया। सीएम धामी ने सैनिकों से संवाद भी किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पराक्रमी के सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य, अद्वितीय त्याग, अटूट समर्पण की जो एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, उसको आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा मिलती रहेगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ कायरतापूर्ण, उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने अभूतपूर्व कार्यवाही करते हुए इसको अंजाम दिया गया और आतंकी और उनके आकाओं को ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आंख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर आज डिफेंस सैनिक इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं जिसको लेकर सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, रणनीतिक सूझबूझ और अपार पराक्रम का प्रतीक है और यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का जीवंत प्रमाण बनकर सामने आया है। इस बात से भारत की सेना ने जो हमारी बहनों का सिंदूर जुड़ा था, मैं देख रहा था टीवी पर जब एक बहन के पति को मारा गया और उससे कहा कि जाकर मोदी को बता देना, तो मोदी ने उनको बता दिया कि भारत की सेना किस प्रकार से अपनी बहनों के सिंदूर बदला लेता है और उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और जहां पीओके के अंदर घुस के मारा, वहीं पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 9 एयरबेसों को तबाह करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार लिया है कि भारत की सेना ने उनकी एयरबेसों को तबाह किया है। इस युद्ध में मात्र 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पड़े। एडमिरल एयर मार्शल ने अपनी बात कही और मुख्यमंत्री जी ने सैनिकों से संवाद किया, क्योंकि भारत वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17% की पूर्ति हम करते हैं। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है और भारी संख्या में वीर सैनिक यहाँ पर आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने परिवार के साथ पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में पहुंचकर उन्होंने परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री सोरेन का हेलीकॉप्टर सुबह ठीक 8:05 पर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और बाबा केदार से आशीर्वाद लिया
केदारनाथ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर और आसपास की घाटी में फैले हिमालयी सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरे इस तीर्थस्थल की दिव्यता और भव्यता ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार को अभिभूत कर दिया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और देवभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव साझा किया। हेमंत सोरेन ने केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट का फैसला आया है। मामले में तीनों आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस तरह से आगे बढ़ा, उससे एक समय लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेंगे, लेकिन जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिए गए। इसे लोग अब सच की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। तीनों आरोपी पुलकित आर्य, गौरव भास्कर और तीनों को जो अभियुक्त थे, तीनों को 302 धारा में और जो विभिन्न धाराएं और लगी थी उनमें दोषी सिद्ध कर दिया गया और दोनों पक्षों के वकीलों से उस पर बोलने के लिए कहा गया कि वो जिरह करने के लिए कहा गया। तो जो पुलकित आर्य के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कम से कम सजा दी जाए और इधर जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा है कि सजा के साथ साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए और सजा के साथ साथ अंकिता भंडारी के जो परिवार को मुआवजा दिया जाए जिससे कि उनके आंसू पोंछे जा सके। और 2 बजे करीब लगभग उसमें पूर्ण रूप से जो सजा की कितनी 10 साल की दी गई, आजीवन दी गई या किस तरीके से सजा दी गई, उसको एक्सप्लेन 2 बजे लगभग होने की संभावना है। प्रदेश और केंद्र की सरकारें संस्कृति को बचाने और खेलकूद की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए भले ही लाख दावे करें, लेकिन हालात क्या हैं ये जग जाहिर है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ युवा ऐसे हैं जो न केवल संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं और खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में जनजातीय क्षेत्र चकराता के पर्वतीय प्रगति मंडल कांडोई धार में 4 जून से 6 जून तक क्रीड़ा और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जौनसार, बावर सहित पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभागी हिस्सा कर लेंगे। साथ ही स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। हमने कबड्डी रखा है जो क्षेत्र के युवा के लिए आज पहली पसंद है। बहुत सालों से आपने देखा होगा कि कबड्डी का एक खेल है जो जौनसार बावर पूरे उत्तराखंड देश का एक लोकप्रिय खेल था, ये विलुप्त होता जा रहा था। ये हमारा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि जौनसार बावर में ये समय समय पर ये कबड्डी का आयोजन और जो अनेक खेल है ये होने चाहिए, जिससे हमारी सांस्कृतिक ये आयोजन है ये भी बने रहे। पहले ये टूर्नामेंट पॉजिटिव होता था, अभी हमने शिफ्ट किया गांव में कांडोई धार में। तो हमारा उद्देश्य खाली कबड्डी नहीं है, इसके पीछे उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना। कबड्डी तो है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो टारगेट है, आगे का टारगेट है, वहां हम जो है कोई ITI आ जाए, कोई स्कूल आ जाए, आश्रम पद्धति जैसे स्कूल आ जाए, तो मतलब बहुत सारे विकास के, या कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई वहाँ सेंटर खुल जाए। 4, 5 और 6 जून को पहले दिन हमारे पास जो आने वाले हमारे क्षेत्रीय जो बहुत बड़े ठेकेदार है वो हमारे मुख्य अतिथि है। 4 तारीख को, 5 तारीख को हमारे बीच में सांसद जी होंगी, रानी माल्या लक्ष्मी शाह जी, और उनके साथ होंगे श्रीमान नौटियाल जी। तो 6 तारीख को हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक और मधु चौहान जी और हमारे कालसी के प्रमुख और अतिथिगण और भी होंगे। तो 3 दिन वर्षीय हमारे कार्यक्रम होने वाला है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पुष्कर सोसाइटी द्वारा आस्थान मॉल लखनपुर में एक कार्यक्रम हुआ। इसके तहत हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर नगर के पत्रकारों को सम्मानित करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की जमकर प्रशंसा की गई।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर के वरिष्ठ पत्रकार विनोद और विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार गणेश रावत और एडवोकेट पूरन चंद पांडे मौजूद रहे। सोसाइटी की डायरेक्टर पूनम गुप्ता ने बताया कि सोसाइटी का सौभाग्य है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि पत्रकार जनता का आईना होता है। उन्होंने कहा कि आज विषम परिस्थितियों में भी पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। आपको बता दें कि पुष्कर सोसाइटी नगर में लंबे समय से छोटे छोटे बच्चों को मंच प्रदान कर उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है। कार्यक्रम पत्रकारिता दिवस के ऊपर रखा है। पत्रकारों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ होती है और हम लोग जो भी करते हैं उसका जो समाज में हमारा प्रचार प्रसार होता है सब आप लोगों के माध्यम से ही होता है। तो हमने आज अपना एक सम्मानित समारोह रखा है पत्रकारिता दिवस के ऊपर। तो हमने अपने रामनगर के जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, आज हमने अपनी सोसाइटी पुष्कर सोसाइटी में उन सबको बुलाया है और आज का जो कार्यक्रम है हमारे द्वारा यहाँ के पत्रकारों को सम्मानित करना, क्योंकि हम लोग जितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जब आप पत्रकारों का सहयोग हमें प्राप्त होता है तो हमारे कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिंदु खत्ता मंडल ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों, क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति नारों के साथ बिंदु खत्ता शहीद स्मारक से कार रोड मुख्य बाजार तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। इसके बाद भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम के ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर वीर जवानों के सम्मान में यात्रा निकाली। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के बिंदु खत्ता के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर देश के वीर जवानों के बलिदान को नमन किया। देखिए, जैसा कि आप पूरे देश भर में देख रहे हैं किस प्रकार से जो हमारे देश के वीर सैनिकों, जो हमारे शौर्य और जिन्होंने अपनी ताकत का जिस तरह से परिचय देते हुए, अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले जब पहलगाम में जो पाकिस्तान के कुछ हल्ले जो आतंकवादी थे, जिन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए जो हमारे देश के आम नागरिकों पर वार किया था, उसके बदले में हमारे जो देश के ऊर्जावान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया, उसी के निमित्त हम लोग अपनी जो देश की वीर सेना है उनके शौर्य को सम्मान देते हुए पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये शौर्य सम्मान यात्रा हमारे जो वीर सैनिक हैं और जो इन्होंने जो अटैक हुआ था उसके माध्यम से पाकिस्तान जाके जो अटैक किया, उन्हें हम सब लोग जो भी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करते हुए पूरे मंडल में, पहले लोकसभा में थी, विधानसभा, फिर मंडल स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है और ये भारत के सम्मान के लिए है और वीर सैनिकों के सम्मान के लिए यात्रा चला रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में कुंडा थाना क्षेत्र के जसपुर रोड रजा कॉलोनी में तब हड़कंप मच गया जब मोहल्ला आर्य नगर निवासी आसिफ रजा के शटरिंग गोदाम में भीषण आग लग गई। शाम करीब 7 बजे जैसे ही गोदाम के पिछले हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया, इलाके में दहशत का माहौल बन गया। देखते ही देखते धुआं भयंकर लपटों में तब्दील हो गया। आग ने पूरी गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग का कारण पास ही में बिजली विभाग के रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियों के अतिरिक्त आसपास की जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, वहां से भी आग बुझाने की गाड़ियों को बुलवाया गया। आग पर कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुश्किल से काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। 5:30 बजे के करीब हल्का फुल्का पीछे से धुआं दिख रही थी। उसके बाद से हल्का धुआं आते आते इधर आग की लपटें बढ़ गई और ये पूरा पीछे की तरफ बढ़ गई थी आग। आपने कितनी गाड़ियां अब तक फायर ब्रिगेड की देखी है? फायर ब्रिगेड की लगभग 6-7 गाड़ियां आ गई, रिपीटेडली आ रही है, जा रही है, भर के आ रही है। इस तरह से 6-7 गाड़ियां भर चुकी है। पीछे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ ट्रांसफार्मर से और पीछे एक गोडाउन है, वहाँ से आग लगती थी। फिर हमारे यहाँ पर एक गोडाउन बनाया हुआ था, हम काम करते हैं, सरकारी ठेकेदारी काम करता है मेरा।
और इसमें जो है शटरिंग का सामान रखा हुआ था, जिसमें प्लाई बल्ली वगैरह सब रखी हुई थी। और उस प्रशासन थोड़ा सा शुरू में लेट हुआ, जिसमें मेरे फ़ोन पर उनको जानकारी दी, एसडीएम साहब को मैंने जानकारी दी, तो एसडीएम साहब ने आसपास की फैक्ट्रियों से भी वहाँ से फायर ब्रिगेड की मशीनें भिजवाई। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोग जो है हर में गाड़ी की बात करें तो बस रेलवे का फाटक लगा था, इस कारण हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर रुकी रही। फाटक खुलने के बाद हमारी गाड़ी आई है और हमने 10 मिनट नैनी केबल से सिद्धार्थ केबल से और सौदा से गाड़ी हमने यहाँ पर डिलीवरी कराई है और इस समय हमारी आग है कंट्रोल में है। देश भर में चल रही एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस अब स्थानीय स्तर पर भी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में विकासनगर में इस विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष रमेश सिंह गड़िया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार को समय की जरूरत बताया और इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया। वक्ताओं का कहना था कि इससे न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी बल्कि विकास कार्यों में भी स्थायित्व आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आज देश भर में एक संशोधित विधेयक प्रस्तावित आया है और वन नेशन वन इलेक्शन का किस प्रकार से हम चुनाव प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव की बात हो, पारदर्शी चुनाव की बात हो, कम खर्चे की बात हो, या चुनाव एक साथ करा करके देश में विकास की रफ्तार बढ़नी चाहिए और एक विकसित भारत की जो हम लक्ष्य देश के सामने रखा है, तो इन चुनाव में सुधारों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देश की जनता के सामने विचारार्थ विषय आया है, तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ के विकास नगर बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ सब लोग आए थे, उनके सामने इस विषय को साझा किया है, उनके सुझाव भी मांगे हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी देश के सभी राज्यों में जाकर के इस विषय पर सबके सुझाव आमंत्रित कर दे। आने वाले समय में ये सदन में आएगा और कानून बनकर के देश के सामने आने वाला है। रुड़की के भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर भोजन माताओं ने अपने हक के लिए डेरा डाल दिया और हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। दरअसल ब्लॉक भगवानपुर में भोजन माताओं ने अपनी सैलरी को लेकर सरकार से दो हाथ करने की ठान ली है। इसको लेकर आज भोजन माताएं सैकड़ों की संख्या में भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, डिजिटल दौर आने के बाद भी भोजन माताओं की सैलरी 3000 रुपए है, जिसमें से परिवार को तो नहीं बल्कि अपने एक बच्चे को भी शिक्षा तक नहीं दिला पाती हैं, जो कि किसी बुरे दौर से कम नहीं है। हालांकि भोजन माताओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि मिड डे मील में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और जो राशन बच्चों के नाम का आता है उसे सरकारी टीचर किस तरह से हजम करते हैं, इसकी भोजन माताओं ने पोल खोल कर रख दी। हमारा वेतन बहुत कम है। दूसरा, भोजन माताओं को जब खाने पे रखा गया था तो केवल इनको खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन टीचर इनका शोषण कर रहे हैं। झाड़ू इनसे लगवाई जा रही है, शौचालय इनसे साफ करे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जून की छुट्टियों में इनको पैसा नहीं मिलता। टीचरों को मिलता है, सब कर्मचारियों को पैसा मिलता है, तो इन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी इनसे काम कराया जा रहा है। एक तो बच्चों का ही है और ऊपर से झाड़ू भी लगवाते हैं हमारे को जी, और चूल्हे पर खाना बनवाते हैं। सिलेंडर को कहाँ भरने को, सर सिलेंडर भरवा लो भाई, भी तो लकड़ी पड़ी से जलाओ पहले, ये बोलते हैं। नगर पंचायत झबरेड़ा के द्वारा बरसात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें नालों की साफ सफाई निरंतर रूप से जारी है और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए भी नगर पंचायत की पूरी तैयारी है। इसके अंतर्गत कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग का काम हर वार्ड में सुबह शाम किया जा रहा है। इस दौरान नगर पंचायत झबरेड़ा अध्यक्ष किरण चौधरी ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि बरसाती मौसम आ गया है और बीमारियां भी साथ साथ आ रही हैं, तो हम सभी को चाहिए कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और डेंगू से बचाव के लिए उन्होंने कहा कि कहीं पर भी पानी जमा न होने दें। बिल्कुल, जो हमने वादे किए थे काफी हद तक हमने पूरे भी किए हैं और आगे भी अभी बहुत समय है, समय के साथ पूरा होता रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बरसाती समय आने वाला ही है, आ ही चुका है, तो उसमें हमने नालों की सफाई और कीटनाशक दवाइयाँ हैं 2 हफ्ते में, और उसमें और फॉगिंग का कार्य है वो पूरा प्रोग्रेस पे ही चल रहा है। और जैसे कि हमारे 5 बड़े नाले हैं और छोटे 28 नाले हैं, इन सब पे भी कार्य चल रहा है। इसके लिए भी हमने मतलब ठेके वगैरह।
रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ने साफ शब्दों में कहा है कि स्लॉटर हाउस अब नगर पालिका स्वयं संचालित करेगी और इसे किसी बाहरी ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन अकरम ने खुलासा किया कि स्लॉटर हाउस में फिलहाल जानवरों के अवशेष विशेषकर खाल मांडा निकलते हैं, जिनका सही निस्तारण जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक भैंस का मांडा लगभग 1200 से 1300 रुपए में बिकता है और कुछ सभासदों की नजर इसकी आमदनी पर है। चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका के कुछ सभासद उन पर दबाव बना रहे हैं कि स्लॉटर हाउस में कटने वाले जानवरों की खाल मांडा की आय का बंटवारा सभासदों के बीच किया जाए। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि बाहरी ठेकेदारों को अवैध रूप से ठेका देने के लिए भी उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। मामला पूरा यह है कि सबसे पहले तो हम स्लॉटर हाउस नगरपालिका खुद चला रही है। अब उसके अंदर खाल मांडा निकलता है, उसकी कीमत जैसे ही बताई मुझे लोगों ने कि 1200-1300 रुपए के दोनों बिकेंगे। मेंबरों का कहना है कि ये हम करेंगे, हम बांटेंगे इसे, हम लेके ये हम खुद करेंगे। हमारे उसमें एक्ट में है कि हम इसे जला भी सकते हैं, रेंडिंग करा सकते हैं और इसे दफन भी कर सकते हैं। जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों को लेकर दावे और वादे कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग इन दावों पर पलीता लगाने का काम कर रहा है। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआ में विद्युत कटौती के बाद जनरेटर चालू नहीं किए जाने से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। इतना ही नहीं, चिकित्सक और स्टाफ भी भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर है। यहां आए तीमारदारों और मरीजों ने कहा कि वो इलाज के लिए अस्पताल आए हैं, लेकिन भीषण गर्मी में लाइट नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब जनरेटर चलाने की मांग की गई तो इस पर भी अस्पताल की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं एसीएमओ कुमुद पंत ने इस मामले में दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएंगे और जल्द ही समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आया 3 घंटे मुझे यहाँ आए हुए हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ के जो मेन अध्यक्ष, यहाँ के जो सीएमओ हैं, उनको बहुत ही दुर्व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल की आप कह सकते हैं। हालांकि डबल इंजन की सरकार है, मैं सरकार की कमियों को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की जो सीएमओ साहब है उनको तो ये देखना चाहिए कि हमारे डॉक्टरों के कमरे में तक पंखा नहीं है। मरीज तो बहुत दूर की बात रही। डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ बोलने में असमर्थ है और गर्मी में सब काम कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ खुद परेशान है। तो जब ये खुद ही ये लोग दुखी हैं तो मरीजों का क्या इलाज करेंगे। हम तो आज आए हैं, आज यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इतनी यहाँ पे दुर्व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की। सर मैं लालकुआ 25 एकड़ से आया हूँ। सुबह अपने बच्चे को लेके आया था तो ये पंखा चला रहा था, पंखा नहीं चल रहा था। फिर 1-2 घंटे के बाद मुझे दूसरे बच्चे को अपने लेके आना था, उसको लेके आया, फिर पंखा चला रहा हूँ, फिर पंखा नहीं चल रहा है। मैंने डॉक्टर साहब को कंप्लेन किया कि ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है। वहाँ कोई जनरेटर नहीं चल रहा है, जनरेटर है फिर भी उसको चालू नहीं कर रहे हैं। और ये लाइट यहाँ पे सुबह से नहीं है। मैंने अपने से यहाँ पे चेयरमैन साहब का नंबर था मेरे पास, उनको मैंने कॉल भी किया, उन्होंने भी बोला इस पे हम बात करते हैं। अब बात क्या करेंगे, यहाँ तो पब्लिक ऐसे बेड में लेटी हुई है, पानी चढ़ रहा है और वो पंखा है नहीं, डॉक्टर पंखा अपने हाथ से हिला रहे हैं। और फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।